आज दो बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। दोनों खबरें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात की है और यह नतीजा जो है वो वाकई क्या टेम्पर किया गया। टेम्पर शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो मैं नतीजा दिखाऊंगा वो भी कोई आसमान से उड़कर या कोई एग्जिट पोल नहीं है, कोई सर्वे नहीं है कि किसी ने सर्वे करके दे दिया, एग्जिट पोल दे दिया, बल्कि खुद ये बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि महागठबंधन ने 142 सीटों पर जीत दर्ज की। कितनी? एक दो नहीं, 142 सीटें। और एनडीए जिनके पास इस समय 202 सीटें हैं वो 98 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। 142 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी और एनडीए 98 सीटों पर सिमट कर रह गई। और ये पुराना मसला नहीं है, ये 2025 का इसी विधानसभा चुनाव का नतीजा है। लेकिन ये नतीजा चला कहां गया, क्यों उस पर गौर नहीं किया गया? क्या वाकई ये जनादेश नहीं ज्ञानेश है जिसकी वजह से इस सारा खेल पलट गया? क्योंकि जिस ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे वही ईवीएम में एक ऐसा डेटा, एक ऐसा आंकड़ा फिक्स कर दिया गया था क्या, जिसकी वजह से दोनों डिप्टी सीएम की जीत और दोनों डिप्टी सीएम के पास वोटों का आंकड़ा सेम हो जाता है। आज क्या हुआ वो आपको दिखाने जा रहा हूं। वोट शेयर वाले मसले पर भी कैसे चुनाव आयोग फंसा है वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर पर पहले मैं नजर डालवा देता हूं। आपसे मैं कहूं कि 202 वाला आंकड़ा और 35 सीट वाला, यानी 202 एनडीए और 35 सीटों पर जो महागठबंधन रह गया, यह आंकड़ा पलट चुका है। तो पलटा क्या है पहले देखिए। एमजीबी जो लिखा हुआ है क्या है, महागठबंधन को एमजीबी कहते हैं। महागठबंधन 142 सीटें और एनडीए 98। ये आप कहेंगे 98 और 142, हमें तो 202 और 35 बताए थे। असली आंकड़ा यह है। इस आंकड़े पर कभी बीजेपी और चुनाव आयोग आना ही नहीं चाहता। पुराने वाले से एक बार के लिए उम्मीद कर भी लेते, लेकिन नए वाले जो है वो जो है ही कृपा पात्र। कृपा पात्र का मतलब जब नियम ही ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए बदल दिए गए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती कैसे, इसीलिए मसला सबसे पहले आपके चैनल ने उठाया था। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती ही इस तरीके से थी कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब तक ऐसी होती थी, लेकिन ज्ञानेश कुमार के आने से ठीक पहले इसमें से सीजीआई को निकालकर कैबिनेट मंत्री को रख दिया। जब सरकार के 2 प्रतिनिधि एक साथ होंगे, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, तो तीसरे वोट का कोई वैल्यू बचेगा ही नहीं। दोनों वोट देंगे ज्ञानेश कुमार को और बन जाते हैं ज्ञानेश कुमार। और फिर ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की होगी क्या, या फिर जिसकी कृपा से वो चुनाव आयुक्त बने उनके प्रति होगी? यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा वाकई वोटों से जुड़ा है। वोट इतने ही मिले थे, 142 सीटों पर महागठबंधन की जीत थी। हमने भी कोई प्रचंड बहुमत नहीं बताया था, 200, 220, 230 नहीं कह रहे थे हमने भी तकरीबन 170 तक बताया था कि महागठबंधन जाएगा। ईवीएम का भी इसमें योगदान होता, लेकिन वो जनता जो बीजेपी के नेता मंत्रियों को खदेड़ रही है, वो जनता जो जनता दल यूनाइटेड के नेता और मंत्रियों को खदेड़ रही है, उसने ईवीएम आते ही वोट दे दिया क्या? क्योंकि जो महागठबंधन को 142 सीटें मिली, ये पोस्टल बैलेट से मिली। पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल हमेशा किसी भी राज्य से बाहर रहने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। सेना के जवान, सेना के अधिकारी जो मोर्चा छोड़कर बिहार वोट कास्ट करने नहीं आ सकते थे, उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए महागठबंधन को वोट दिया था। वो अधिकारी जो अलग अलग राज्यों में नियुक्त हैं, वो अधिकारी और कर्मचारी जो अलग अलग राज्यों में नियुक्त है, सरकार की नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने भी महागठबंधन को चुना था पोस्टल बैलेट से। इसीलिए पोस्टल बैलेट की गिनती की गई तो पता लगा 142 सीटें महागठबंधन के खाते में थी और मात्र 98 सीटों पर एनडीए सिमटने वाला था। लेकिन फिर आता है जनादेश पर भारी ज्ञानेश, यानी ईवीएम। ईवीएम जैसे ही आया तो देखिए इसमें बदल गए खेल। 35 सीटों पर महागठबंधन रह गया और एनडीए 202 पर। अब आगे एक और खेल देखिए, खेल नंबर 2। खेल नंबर 2 क्या है, जरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो खुद नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों का वोट प्रतिशत, मतलब वोट कितने मिले इनको जरा देखिए गौर से। सम्राट चौधरी को वोट मिले 1,22,480। इसकी चर्चा है क्या वाकई ईवीएम में आंकड़ा फिक्स कर दिया जा सकता है कि किसे कितने वोट मिलने हैं, किसे कितने नहीं? ये आप कैसे संभावना तलाशेंगे कि ईवीएम की सही तरीके से जांच हो रही है? आंकड़े फिक्स नहीं हो सकते, ये कौन कह सकता है? ये बीजेपी के नेता तो थे जो आरोप लगाते थे कि ईवीएम फिक्स हो सकती थी, और ये आरोप आज भी है। इसे मानने से डरते क्यों है? क्यों नहीं करा लेते एक बार बैलेट पेपर से? अच्छा, मैं बैलेट पेपर वाला एक कहानी बताता हूं आज आपको। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, आप सबको पता होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की विदाई तय थी, लेकिन अचानक से प्रचंड बहुमत तीनों दलों को मिल जाता है, जिसमें
एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लेकर अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता है, अच्छा खासा बहुमत। ये हालात पैदा होते हैं। ठीक है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुए थे, ईवीएम से हुए थे। एक गांव इसमें नाराजगी जताता है। दरअसल उस गांव के लोगों की नाराजगी थी कि हमने पता किया, उन्होंने पता किया होगा कि उस पूरे गांव में जो वोट कास्ट किया गया था उसके आधार पर पता लगा था कि कांग्रेस को खाते में एक वोट उस गांव से नहीं गया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, हमने तो वोट कास्ट किया। फिर आपस में बातचीत की होगी तो उन्होंने कहा ये कैसे हो जाएगा, एक बार करते हैं मॉक पोल करा लेते। मॉक पोल का मतलब होता है आधिकारिक वोटिंग नहीं, लेकिन एक बार वैसी व्यवस्था बनाकर लोगों से कहते हैं वोट कास्ट करिए। फिर देखते हैं कि कांग्रेस के खाते में कितने वोट, क्योंकि गांव में से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं गया, कि जबकि गांव वाला कह रहा था हमने तो दी है। ऐसे बहुत लोग मिले। इस पर चुनाव आयोग भड़क गया और पहले थे राजीव कुमार, वो चुनाव आयुक्त थे। अचानक से वहां धारा 144 लगा दी जाती है कि ये सब नहीं होने दिया जाएगा, वरना छीछा लेकर हो जाती चुनाव आयोग की। अब सवाल यहीं पर आ जाता है, क्या वाकई ईवीएम में डाटा फिक्स कर दिया जाता है? अब देखिए 1,22,480 वोट किसे मिले? सम्राट चौधरी को। और दूसरे डिप्टी सीएम का नाम भी देख लीजिए, विजय सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा को भी 1,22,408 वोट मिलते हैं। यानी अगर बात देखी जाए सिर्फ 78 वोटों से ज्यादा 78 वोट मिले हैं सिर्फ सम्राट चौधरी को, वरना सेम टू सेम आंकड़ा है। ये सेम टू सेम आंकड़ा कैसे रह सकता है, खुद अंदाजा लगाइए। ये आंकड़े की बाजीगरी नहीं है तो क्या है? फिर लोग कहते हैं संयोग है या प्रयोग, ये देखिए ये तो लहर है, आंधी है। मैं पहले भी कह सकता था कि आरोप प्रत्यारोप और तमाम चीजें एक अलग है, लेकिन मसला इससे बिल्कुल अलग हटकर है। मसला जनादेश का था ही नहीं। मैं अब भी कहता हूं हो सकता है एनडीए को बहुमत मिलता, यह बात भी नहीं है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा घाटा होता। मैं कह देता हूं चलिए मान लिया मैंने, लेकिन यह बात भी सच है कि 202 का आंकड़ा तो बीजेपी वाले भी नहीं जानते थे, जो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि हो पाएगा। उनको पता था खेल तो इस बार होना है, जैसे तैसे करके हमें आना तो सत्ता में ही है, क्योंकि मोदी जी के 75 साल पूरे होने के बाद ये बिहार का पहला राज्य जहां पर चुनाव हो रहा है, वहां जीत तो दर्ज करानी जरूरी है ही है। जीते नहीं तो साग पर बट्टा लगेगा। आरएसएस नजर गड़ा कर बैठा है, लेकिन प्रचंड बहुमत के जरिए यह दर्शाने की कोशिश की आज भी मोदी जी के नाम का जलवा है, यह दिखाना जरूरी था। और यह देखिए यहां पर हुआ भी। यह आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है तो क्या है? अब एक आंकड़ा हमने एक दिन पहले भी दिखाया था, 1,80,000 वोटर आरजेडी को वोट कास्ट करते हैं, सीटें आती हैं 25। 96 लाख वोटर्स बीजेपी को, बिहार में कुल वोट देते हैं 96 लाख वोट मिले हैं बीजेपी को, सीटें आती है 89। और 9 लाख वोट 90 लाख वोट मिलते हैं जनता दल यूनाइटेड को, और सीटें मिलती है 85। आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, आज आइए इन्हीं की, एक ही पार्टी का देखिए। साल 2020 में एनडीए से अलग हटकर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती है, 5.6% वोट मिलता है और सीट मिलती है एक, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब आइए इसमें इस बार जो चुनाव हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5.1% वोट मिलता है। और क्या हुआ? सीटें कितनी? 19। सोचिए, वोट ऑफ परसेंटेज कम होने के बाद भी चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें मिल जाती हैं। फिर कहते हैं बाजीगरी नहीं है। मैंने पहले कह रहा हूं, ज्ञानेश मत जनादेश मत कहिए, ज्ञानेश कहिए, ज्ञानेश। नमस्कार।